बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाज़रीन, एक तारीखी सीरीज़ जिसका आगाज़ हो चुका है। 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान आ चुकी है और पहला टेस्ट मैच जो कि रावलपिंडी में खेला जा रहा था, बिल आखिर नतीजा खेज साबित हुआ। बड़े दिलेराना फैसले किए गए इंग्लिश कप्तान की जानिब से और जिस तरह से पूरा ये मैच खेला गया इंग्लिश प्लेयर्स की जानिब से। स्टार्ट में कुछ ऐसी खबरें भी आई कि उनकी तबीयत नहीं ठीक, कोई वायरल इन्फेक्शन, इसके बावजूद उन्होंने खेल पेश किया और ऐसा खेल पेश किया कि पाकिस्तानी जो शाहीन है उनके हाथ पांव फूल गए। कहीं पर भी पाकिस्तान डोमिनेट करता नज़र नहीं आया। पहली इनिंग्स में कुछ प्लेयर्स ने आसरा दिया पाकिस्तान टीम को, लेकिन दूसरी इनिंग्स में हमेशा की तरह जो पाकिस्तान जिस तरह से चोक कर जाता है समटाइम्स, उसी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा। बट साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आ चुकी है और आते ही उन्होंने जनाब जो शाहीन है हमारे, उनको उड़ा दिया है। तबीयत उनकी ख़राब थी लेकिन साफ तबीयत इनकी कर दी उन्होंने। क्या समझते हैं, पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक पिच पर बड़ी ज़्यादा तनकीद की गई और रमीज़ राजा खुद भी वो बंदा ढूंढ रहे थे जाके कि जिसने ये विकेट बनाया है। ये क्या सारी चीज़ें सिर्फ विकेट पर ही इन्हिसार करती हैं या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी रही? सबसे पहले तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो इस पिच का पर्चा नामालूम अफराद पे करा दें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि किसने बनाई है। वो ढूंढ रहे हैं, वो इतने मासूम है। बात यह है कि जब आपके ऐलान बहुत ऊंचे हों लेकिन दिल में डर हो और इनकॉम्पिटेंस बेशुमार हो आपके पास, तो फिर आप इस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। एज अ पॉलिसी आप कौन सी पिचेस बनाना चाहते हैं? आपने कौम के कान दुखा दिए हैं ड्रॉप इन कह के। बाहर से मिट्टी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन जब वक्त आता है तो जो ओरिजिनल पिच है पिंडी का, जो कि बाइट सेल्फ रिजल्ट ओरिएंटेड पिच है, आपने उसको तबाह कर दिया। उसकी साइडों वाली पिचों की भी ग्रीनरी आपने उड़ा दी। हालांकि डोमेस्टिक में ग्रीन था वो डोमेस्टिक में उस पर देखे रिजल्ट्स कितने आते हैं और कितने एवरेज स्कोर्स होते हैं। इंग्लैंड ने आपको कोई 7 रन पर ओवर के रेट से 650 रन पहली इनिंग में किए। 7.5 के रन रेट से उन्होंने दोबारा आपको 260 समथिंग रन करके आपको टारगेट दिया। इस मैच को नतीजा खेज बनाने का पूरा क्रेडिट जो है वो इंग्लैंड की टीम और उनकी डिसीजन मेकिंग को, उनकी कप्तानी को, उनकी ब्रेवरी को जाता है। जिस तरह उन्होंने इस मैच में बैटिंग की, जिस तरह उन्होंने डिसीजंस लिए, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को एक बिल्कुल जैसे आप एक खरगोश को आगे उसको बाहर निकालने के लिए गाजर आगे करते हैं, उन्होंने वो ऐसी जगह पे उन्होंने छोड़ा है कि जहां पर उन्होंने कहा कि अब आप नहीं जीतते तो आपका कसूर है। बिल्कुल। और जॉय रूट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इस मैच को नतीजा खेज बनाएंगे। अगर पाकिस्तान जीतना चाहता है तो गो फॉर इट, हम तैयार हैं, हम मुकाबला करेंगे। और 264 पर ड्रॉ करना, डिक्लेयर करना इनिंग, ये बड़ी हिम्मत की बात है। शायद कंडीशन से वाकिफ थे और उन्हें यकीन था कि हम इन्हें अर्ली आउट कर लेंगे। हालांकि 4 सेशंस पाकिस्तान को मिले। देखिए, बेसिकली इंग्लैंड हैड नथिंग टू लूज इन टर्म्स ऑफ कि जो क्रिकेट की तस्वीर हम दुनिया को दिखा रहे हैं, और फिर हमारी जो ओहदेदार हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं हमें अभी पिच का कोड क्रैक करना है। हम अभी सालों दूर हैं एक अच्छे पिच से। आपके आने से पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज़ पाकिस्तान में हुई, बेहतरीन फैसले हुए उस सीरीज़ के, ठीक है। लेकिन जब से आप आए तब से डेड पिचेस पे क्रिकेट शुरू हो गई। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देख लें हम, चाहे इस मैच की पहली इस सीरीज का पहला जो पिच है ये देख लें। कप्तान बेख्तियार चेयरमैन को तो बेसिकली ऐसी चीज से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये हर जगह पे लगता है क्योंकि यही बात करते हैं ना पिच की। तो कैसे हो सकता है कि पिच ना बने? अगर आप नतीजा खेज चाहें कि पिच स्पिन बनना है तो किसने रोका आपको स्पिन पिच बनाने से? आप उसको ड्राई छोड़ दें, आप उस पर पानी लगाना बंद कर दें तो रफ क्रिएट हो जाता है दिनों में, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप तो हर चीज़ से डरते हैं कि ग्रीन ना हो कि उनके बॉलर आउट ना कर दें, फास्ट बॉलर, स्पिन ना हो उनके स्पिनर ना आउट कर दें। और आपने सिलेक्शन क्या की है स्पिन की? आपने जो स्पिनर खिलाया इसका तो गेंद ही ब्रेक नहीं होता। और अगर आप वो उसका होता ही नहीं है ब्रेक, डोमेस्टिक में भी नहीं होता। वो कह रहा है अगर आपने चले जी विकेट चौथे दिन में जब पैच बन जाए, 5वें दिन पैच बन जाए तो किसी का भी गेंद ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये तो ऐसी पिच थी कि इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए, इसके तो पैच भी नहीं बने, कहीं से भी गेंद ब्रेक नहीं हुआ इस पे 5। 11 ओवर्स में 84 रन दिए हैं दूसरी इनिंग्स में जायद ने जी, 84 रन 11 ओवर्स। और आपके तमाम फास्ट बॉलर्स को भी 6 की एवरेज से ऊपर रन हुए हैं और कोई ऐसा लगा ही नहीं कि वो बिलोंग करता हो लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट को। जो लीड कर रहा है वो नसीम शाह है हमारी बॉलिंग लाइनअप, जो जिनका भी अपने मेरे ख्याल 20 फर्स्ट क्लास के मैच नहीं है, वो पाकिस्तान के टेस्ट मैच का जो है ना अटैक उसको वो लीड कर रहे हैं।
और हाल ये है, सीरियसनेस ये है कि जो मुल्क में चंद अच्छे फास्ट बॉलर हैं उनको आपने खुली छूट दी हुई है। जब टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान में हो रही है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले, उनको एनओसियाँ दे के आपने T10 खेलने भेजा हुआ है। तो जब आपका जो पाथवे जहन में छोटे बच्चों के लिए T20 है और मैच्योर प्लेयरों के लिए T20 और T10 की लीगें हैं, तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट से तो फिर पर्दा ही कर लें। छोड़ देनी चाहिए फिर टेस्ट क्रिकेट, या अपने हाथ उठा लेने चाहिए, या ये कह दें कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनका तो बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी पाकिस्तान टीम जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट को अप्रोच कर रही है, इतनी टिमिड और इतनी डरपोक अप्रोच के साथ आप अच्छी टीम से मैच नहीं जीत सकते। अच्छा, हमने बार बार विकेट को कसूरवार कहलाया। पहली इनिंग्स में विल जैक्स जो प्रॉपर बॉलर भी नहीं है उस तरह से, बैटर है गैसो या ऑलराउंडर परफॉर्म करते हैं, 6 विकेट्स लेके 40 ओवर्स में 161 रन देके। देखिए, एक तो रन्स का प्रेशर पाकिस्तान पे, एक बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा रन्स पाइल अप के इंग्लैंड ने महज 105-6 ओवर्स में 650 रन्स करके उन्होंने पाकिस्तान को अंदर ले आए वो, और पाकिस्तान ने जो 550 रन्स किए 162-165 ओवर्स में किए। पहले दिन तो सारे बड़े क्रिकेटर्स एक दफा बोल पड़े कि ये देखना बाकी रह गया था, वो भी हमने देख लिया कि पहले दिन 74-75 ओवर्स में 500 रन वहां पे ही हाथ पांव फूल गए हमारे फास्ट बॉलर्स। और जिसने मारा है पाकिस्तान को उसका पहला टेस्ट मैच हैरी ब्रूक का, हाँ जी बिल्कुल। उसके अलावा ऊपर से डकेट जो थे वो 6 साल बाद वापस आए हैं, उनका कमबैक था, और इससे पहले टेस्ट क्रिकेट उनके लिए मिजरेबल रही। लेकिन जो पिच हमने बनाया उसने किसी किस्म का चैलेंज ही प्रेजेंट नहीं किया। देखिए, अगर आप मोहम्मद अली को टीम में लाए हैं, अगर आप नसीम शाह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पिच में कुछ दें तो सही कि ये बच्चे कुछ कर सकें। लेकिन अगर आप पिच में छोड़ें कुछ ना स्पिनर के लिए ना मीडियम फास्ट बॉलर्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि हारिस रऊफ इतने तेज हैं कि दूसरी टीम डर जाएगी उनसे? कोई जगह नहीं छोड़ी, लंबे स्पेल किए ही नहीं है जिंदगी में। तो मेरा ख्याल है कि वी आर सो इल प्लान्ड एंड सो इनकॉम्पिटेंट कि अपने ही मैच को डिज़ाइन नहीं कर सकते कि टैक्टिकली हमने मैच कैसा खेलना है। देखें, आप जो भी डिज़ाइनिंग कर लें, विनिंग एंड लूजिंग जो है ना वो हो सकती है, और अल्लाह के हाथ में, आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप मैक्सिमम अपने प्लेयर्स को चांस तो दें, वो स्ट्रिप तो दें जिसके ऊपर वो किसी प्लान के साथ खेल सकें। आप एक ऐसी स्ट्रिप पे ले आए जिस पे होता कुछ नहीं। इंग्लैंड ने आपको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, 650 स्कोर उन्होंने कर दिया थोड़े से ओवर्स में। उसके बाद आपको ये ना समझ लगे कि जो दुनिया जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को देख गई है पहले दिन, क्या हम वो दिखा सकते हैं। फिर आपके कोच को ये कहना पड़ा कि हम तो भाई अपने तरीके से ही क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने कहा भाई हम तो वही खेलेंगे, और वो करते भी क्या, वैसे ही खेली उन्होंने आके। हैरी ब्रूक कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बॉलर्स को समझ गए, क्योंकि PSL भी खेले, इंग्लैंड में भी हैरी ब्रूक ने सिर्फ पाकिस्तानी कौन सी पहेली है जिसे समझना पड़ता है पाकिस्तान की बॉलिंग में। कोई मिस्ट्री बॉलर जो था, इब्रार सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक में आउट किया, उसको पाकिस्तान ने मैच नहीं खिलाया। और मैच खिलाने की क्या अनप्रोफेशनल और इलॉजिकल रीजनिंग प्रेजेंट की पाकिस्तान के कोच ने और मैनेजमेंट ने, कि जी क्योंकि क्यों में था जाहिद काफ़ी अरसे से, मोहम्मद जाहिद जो है वो टीम के साथ था साल से, तो फिर हमने सोचा कि इसको खिला दें। क्या आप ऐसा सोच के प्लेइंग 11 डिज़ाइन करते हैं? मेरे तो ख्याल में पिच देखी जाती है, ऑपोजिशन देखी जाती है, आपका जिस तरह की आप मैच खेलना चाह रहे होते हैं वो एलिमेंट देखा जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि लाइन में कौन है। इस तरह तो बहुत लोग, वो 4 साल हो गए पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया था कामरान गुलाम में, उसकी लाइन नहीं नजर आई इनको, वो भी कहीं पीछे, उस्मान सलाउद्दीन की लाइन नहीं नजर आई। तो इन्हें लाइन, कौन सी लाइन नजर आती है जिसको ये देखना चाहते हैं? अच्छा। जिसको नहीं देखना चाहते वो चाहे लाइन में सारी जिंदगी गुजारते हैं। अजहर अली पे थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए, मोस्ट सीनियर प्लेयर है हमारी टीम में टेस्ट के हवाले से, अभी तक यही है इस लाइनअप में, तो अजहर अली इस टीम के अंदर तो अजहर ही सीनियर है। और आई थिंक पहली इनिंग्स में 40, दूसरी इनिंग्स में विद इंजर्ड इंडेक्स फिंगर, दूसरी इनिंग्स में इंजरी हो गई, पहले दिन नहीं खेल पाए, दूसरे दिन दोबारा ताज़ा दम होके आए, और जब जिस जगह पर ज़रूरत थी अजहर अली की वहाँ पर वो साथ छोड़ गए। मेरा ख्याल शॉर्ट फाइन लेग पे कैच दिया उन्होंने। और देखिए, इंग्लैंड ने पाकिस्तान पे आउटराइट अटैक किया। अगर आप फील्ड्स भी देखें तो ऐसी फील्ड थी कि गैप ही गैप थे, सब के सब 3-4 बंदे स्लिप में खड़े हैं, एक गली है, लेग स्लिप 2 ली हुई हैं, शॉर्ट लेग ली हुई है, कवर है तो शॉर्ट खड़ी है, यानी कि आपके सामने कोई फील्डर आपको नज़र नहीं आता। इतना अटैक इंग्लैंड ने किया, ऐसे लग रहा था कि WG ग्रेस के ज़माने की फील्डिंग खड़ी हुई है जब क्रिकेट शुरू हुई थी 1800s में, वो वाले ज़माने की फील्डिंग लेके तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को टेस्ट जीता है। तो लेकिन इनको फ़र्क ही कोई नहीं ना पड़ना ये जो फैसले करते हैं, क्योंकि अच्छा। इनका तो वो क्या कहते हैं जी, क्रो वाइट है। वो इनका तो है जी, क्रो तो वाइट है, दे डोंट केयर। फवाद आलम का क्या करना है अजहर अली की जगह? देखिए, अभी तो शान मसूद टीम के अंदर है और बड़ी अच्छी फॉर्म में है, आपने उनको भी खिलाना है। अच्छा, वो भी लाइन में है।
आपने उनको भी खिलाना है। फवाद आलम ने पिछले साल 10 मैचेस में 500 किए, उसकी 3-4 इनिंग्स ख़राब हुई, वो बाहर हो गए। अब साउथ शकील आ गए, उन्होंने भी रन्स कर दिए और डिसेंट क्रिकेट खेली है। डेब्यू मैच था उनका और प्रेशर सिचुएशन में बारी आई है उनकी। सो आई थिंक ही वाज रीजनेबल, अच्छा खेले वो। बहरहाल आई थिंक कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, बहुत यंग है, और अगर हमने उन्हें कंडीशंस में ऐसी पिच ना दी जो उनकी मदद करे स्विंग बॉलिंग के लिए या स्पिन बॉलिंग के लिए, तो दोबारा पाकिस्तान फंस जाए। अच्छा, एक सख्त बात अगर कर दी जाए, कप्तान की भी रजामंदी होती है विकेट पर। कोर्स बाबर आजम बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, उन्होंने सोचा कि इस तरह की विकेट बना दो बैटिंग फ्रेंडली, ताकि मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो दोबारा से मेरी फॉर्म बहाल हो जाए। ये देखें हमजा, कैप्टन जो है ना टीम का, वो टैक्टिकल डिज़ाइनर होता है अपनी विनिंग पाथवे का, कि हमने मैच जीतना कैसे, और उसमें फिर पिच आती है, फिर पिच के मुताबिक आप टीम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद टॉस मैटर करता है कि पहले खेलना ज़रूरी है या बाद में खेलना ज़रूरी है। लेकिन बाय एंड लार्ज पिच और जो आपकी 11 की सिलेक्शन होती है वो डिटर्मिन कर देती है। किसी भी समझदार प्लेयर को पता लग जाता है कि ये टीम क्या करने आई है, इनका इरादा क्या है, ये किस तरह अटैक करेंगे, किस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। इंग्लैंड की टीम सेलेक्ट हुई थी तो सबको पता था उन्होंने खुली क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि वो वाइट बॉल के कितने सारे प्लेयर्स ले आए थे। ठीक है, उन्होंने जो है रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलनी थी, पहले से बता चुके थे कि भाई खेलनी है, चाहे हारे चाहे जीतें। हमने कोई ना कोई, हमारे पास तो आखिरी दिन तक नहीं पता लग रहा था कि हम क्रिकेट कौन सी खेलना चाह रहे हैं। एंड पे आके पता चल गया था कि भाई हम ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं बचा। जाना पड़ गया। हमें तो सुबह तक नहीं पता था कि जीतने जाएं या ड्रॉ के लिए जाएं। हालांकि 4 सेशंस मिले थे और नहीं लगता था कि मैसेज क्लियर है कि करना क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली जब डर आपके अंदर हो और डर की बेस के ऊपर आप अपनी डिसीजन मेकिंग करें तो फिर यही हाल होता है जो हो रहा है। डर की बात आपने की है, मोहम्मद रिजवान तो डरने वाले नहीं थे। पहली इनिंग्स में 29 और दूसरी इनिंग्स में जनाब 46। देखिए, मोहम्मद रिजवान इज़ नॉट ए डिसीजन मेकर, ना वो कप्तान है, वाइस कैप्टन। ठीक है, नहीं वाइस कैप्टन, अगर वाइस कैप्टन है भी, अगर वो पार्ट भी है इस डिसीजन का, तो आई एम सॉरी, ये बड़ा कावर्डली डिसीजन था कि इस तरह की पिच पे क्रिकेट खेली जाए। बिल्कुल मेरे ख्याल ठीक है, और ऐसी ही पिच आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी। जब उस पर तनकीद हुई तो चेयरमैन साहब ने वीलॉग में कहा कि अब क्या करते हम, तेज पिच बना लेते। उनके तो 3 फास्ट बॉलर थे, डर गए ऑब्वियसली। इधर से जेम्स एंडरसन चला गया 17 साल बाद, वो बेचारा 40 साल की उम्र में इसी पिच के ऊपर, जिसपे हमारे प्लेयर्स को 6-6.5 रन की एवरेज से जो है ना स्कोर हुआ है, उन्होंने वहां पर 20 ओवर्स उन्होंने किए हुए थे, 36 रन दिए हुए थे और 4 विकेटें उन्होंने ली हुई थी ओल्ड बॉल के साथ। 40 साल की उम्र है और 172nd या 3rd टेस्ट मैच वो खेल रहे थे। सो द अमाउंट ऑफ फिटनेस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन इस एज के अंदर इतने लंबे स्पेल करना, क्यों? क्योंकि काउंटी क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तमाम लोग खेलते हैं। हमारे क्या हो रहा है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, 4 से 5 पाकिस्तान में जवान फास्ट बॉलर हैं। एनओसी लो, जाओ अबू धाबी में T10 खेल लो, एनओसी लो, जाओ जाके वो खेल लो। आपकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है भी कि नहीं टेस्ट क्रिकेट के साथ? अगर नहीं है तो उसका ऐलान करें, साइड पे करें इस काम को। आप तो छोटे छोटे बच्चों को 100 सिलेक्ट करके तो पावर हिटिंग की आप क्लासेस दिला रहे हैं। ख्वाहिश आपकी और है। यंग बॉलर्स से, यंग क्रिकेटर्स हुए थे, बड़ी जल्दी टेस्ट मैच से हाथ खड़े कर गए। उन्होंने कहा कि हम शॉर्ट फॉर्मेट के लिए अपने आप को रख रहे हैं। क्या इंजरीज का डर है? कोई इंजरीज का डर नहीं है। पैसा कम है टेस्ट क्रिकेट में, पैसा भी मैटर करता है। लुक्रेटिव है लीग क्रिकेट, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़े टाइम में आसान क्रिकेट है, इंजरी का चांस कम है। आप आते हैं, आपने 1 हफ्ते 10 दिन का टूर्नामेंट खेला, आपने अच्छे पैसे कमाए, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम। उसका ना इंटरनेशनल क्रिकेट वाला प्रेशर है, लो क्वालिटी की क्रिकेट है कंपेयर टू इंटरनेशनल क्रिकेट। उसकी क्वालिटी जो है 50% भी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट की, क्योंकि 2 से 3 प्रो खेल रहे होते हैं, बाकी लोकल्स खेल रहे होते हैं। तो लोकल्स पे कैपिटलाइज करना तो इतना मुश्किल नहीं होता। तो आसान पैसेज है, कम जिस्म के ऊपर उसका लोड आता है, इंजरी के चांसेस कम होते हैं, यू ट्रैवल, यू अर्न मनी, और आसान है। लेकिन दुनिया ने इसके ऊपर जो है टेस्ट क्रिकेट को सेफ गार्ड करने के लिए मुल्कों ने फीसें बढ़ाई हुई हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट है, उनके प्लेयर्स डिफरेंट है। हमने क्या किया इसके लिए? यहाँ पे भी पीछे पीसीबी जो है ना, वो तो अब देखें अब क्या कहते हैं वो तो कहीं आपको नज़र आते हैं कि कोई उनके पास कोई लॉजिकल पाथवे हो? पता नहीं अब अगली कौन सी यूट्यूब की वीडियो आएगी। चीफ सेलेक्टर साहब तो कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम जिसे जब चाहें रिप्लेस पूछे किधर है, ये ना बताएं कि स्ट्रॉन्ग है, पूछे किधर है, कौन है?
जो 3 बंदों को वो 2 साल डिफेंड करते रहे ना चीफ सिलेक्टर साहब, वो तीनों बेंच पे बैठे थे वर्ल्ड कप में, बस वही बेंच, ठीक है। और उसके बाद ये जो उन्होंने लड़के सिलेक्ट किए, कौन सी पिच देख के सिलेक्ट किए? उनके तो क्रिकेटिंग एक्यूमन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मोहम्मद अली को आप इस डेड पिच के ऊपर खिला रहे हैं। मोहम्मद अली क्या जेन्युइन फास्ट बॉलर है? ही इज अ मीडियम फास्ट बॉलर जो स्विंग बॉलर है। आप किस पिच पे उसका डेब्यू करा रहे हो? तो स्विंग होगा इस पिच पे। एंडरसन का नहीं हो रहा, तो मोहम्मद अली जिसकी अगली 7 वाली 3 पिचों पे घास उड़ा दिया, उस पे क्या स्विंग होना है? और फिर माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने ये भी फरमाया कि घास से क्या होता है, अगर कुछ नहीं होता तो छोड़ देते, डर क्यों गए भाई? छोड़ देते ना अगर कुछ नहीं होता तो। ये डर कब से आ गया? वो हमारे घर में आके पहले दिन से, पहली गेंद से आखिरी गेंद तक उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है और उन्होंने कहा है कि हम रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं। ये क्यों डर गए, क्या वजह है? सिर्फ एक जिमी एंडरसन से डरने के बाद? और तो एज सच कोई बड़ा नाम नहीं है टेस्ट क्रिकेट का इंग्लैंड की टीम में जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ पे घास नहीं छोड़ा। देखिए डर भी है और कॉम्पिटेंस भी बड़ी लिमिटेड है। उतना जितना वो गरजते बरसते हैं ना कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी पता है, वो भी पता है, माफ़ कीजिएगा वो है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। वुमेन्स लीग जब शुरू से करवा आए रहे हैं, हैं आप जो मर्जी कराते रहे, वुमेन्स लीग करा दें, बच्चों की पीजीएल करा दें, जो मर्जी करा दें ना, उन्हें किसने पूछना है? वो कौन सा कोई जो है उसका कोई जवाबदेह है? वो किसने पूछना है उनको? मुझे बताया ना, दुनिया में अंडर 19 की कौन सी T20 का कप आ रहा है जिसकी वो तैयारी करा रहे थे? 1 अरब से ज़्यादा पैसा उन्होंने खर्च दिया, तो वर्ल्ड कप तो 50 ओवर का है अंडर 19 का, उसकी क्या तैयारी कराई है? वो आपने करा दी तो उसके बाद बांग्लादेश से आप सीरीज़ हार गए, होम सीरीज़। कौन जवाब देगा? आपकी ना ए टीम का कोई टूर है पिछले 2.5 सालों में, ना अंडर 19 का कोई मेजर टूर हुआ है, तो आप क्या करवा रहे हैं? अभी तक आपके सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं उनको पैसे पेमेंट्स नहीं मिली हुई थी लास्ट वीक तक, पूरा सीजन खत्म हो गया। सही, तो उनसे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। मिडिल ऑर्डर पे आगा सलमान को हम लेके आए थे एज ऑलराउंडर, या मजबूरी बन गई पहले इनिंग्स उनसे बॉल करवाना? और अगर उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो 53 पहले बात यह है कि अगर बॉलिंग पे आगा सलमान की बॉलिंग पे बात आ गई है ना, बिल्कुल, तो फिर आप समझे कि काम हो गया। क्योंकि आगा सलमान इज अ बेसिकली अ बैटिंग ऑलराउंडर हु कैन जस्ट बॉल अ बिट। वो कोई रेगुलर ऐसे बॉलर नहीं है कि जो आपको हर इनिंग्स में 20-25 ओवर करके देंगे, को 3-4 आउट कर देंगे। नॉट लाइक मोइन अली, ठीक है ना, वो उस तरह से नहीं है। वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लिमिटेड बॉलिंग करते थे। तो बात यह है कि आप नवाज को क्यों नहीं खिला रहे? आपने रेगुलर अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों नहीं खिलाया? आप यासिर शाह को किस बेस पे आपने बार किया? क्योंकि ये जो आपने लेग स्पिनर खिलाया इसके तो 24 आउट है सीजन में, ठीक है। ही इज नोवेयर क्लोज टू यासिर शाह। लेकिन जिसकी आपको शक्ल पसंद नहीं आती उसको आप नहीं खिलाते, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो। ये बहुत बड़ा मसला है ना कि उनके ख्याल में जो हाजी और जो नेक है ना वो बंदा जायज़ है, दूसरा बंदा जायज़ नहीं है। अगर नुमान अली को चांस दिया जाता है मुल्तान, क्योंकि कोच साहब, बैटिंग कोच साहब फिर से गए हैं पिच देखने मुल्तान की और उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाने, क्योंकि तनकीद बहुत हो चुकी है। मोहम्मद यूसुफ साहब को भेजा गया है कि वहाँ पर जनाब अब आप अपनी निगरानी में पिच बनाएं। अल्लाह करे वो करवा लें क्योंकि देखिए स्पिन पिच बनाना जो है ना वो इशू नहीं है। आप पानी लगाना बंद कर दें, उसमें ड्राइनेस आ जाती है। अगर आपको समझ है कि कौन सा रोल फेरना है, कितना करना है, कितना पानी देना है, अपर सरफेस को कैसा छोड़ना है, तो स्पिन तो बन जाता है। इंडिया नहीं बनाता, पहले दिन स्क्वायर टर्नर्स बनते हैं और उसी पिचेस पे वो टेस्ट जीतता है। हम जो हैं अब देखें, न्यूजीलैंड के बॉलर ने मुंबई में इंडिया के 10 आउट किए, एक इनिंग में 10 विकेटें ली, लेकिन टेस्ट कौन जीता स्पिन पिच पे? इंडिया की टीम टेस्ट जीती। अपनी तरह का पिच बना के हम तो डरते हैं कि बहुत स्पिन भी हो जाए तो फंस जाएंगे, और अगर बहुत मूवमेंट भी हो गई तो हम फंस जाएंगे। तो जब इतना डरेंगे तो फिर हम हर तरह से फंसेंगे, और इस पर भी फंस गए। ये आपके सामने जिस पे कुछ नहीं होता हम उस पर भी फंस गए। अच्छा जी, वो मैं कह रहा था अगर नुमान अली को चांस दिया जाए, नुमान अली का क्या कोई बैकग्राउंड है जी? ट्रैक देखिए नुमान अली एक सीजन बॉलर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, KRL से बहुत क्रिकेट खेली, नॉर्दर्न के कप्तान भी रहे हैं और मैच्योर बॉलर है। अगर नुमान अली को टर्न ना भी मिले तो वो इस तरह रन्स नहीं खाएंगे ये जो इन्होंने किया। और अगर यासिर भी खेल रहे होते तो ऐसा सीन नहीं होना था जो इस लेग स्पिनर के साथ हुआ है। तो जो सीजन कैंपेनर्स हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने मतलब ज़िंदगी में लाखों गेंदें करा दी हैं, फास्टेस्ट टू 200 टेस्ट विकेट्स यासिर शाह है पाकिस्तान का लेग स्पिनर। आपने किस बेस पे उसको नहीं खिलाया? हालांकि वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं। एज अ कैप्टन ही लेड बलोचिस्तान टू वनडे विक्ट्री ये अभी पिछले टूर्नामेंट्स में। किस बेस पे आपने उसको नहीं खिलाया? और अगर आपने सिर्फ इस बेस पे जाना था कि अभी फॉर्म किसकी अच्छी है, तो फिर तो इब्रार बनता था जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसको आपने बिठा लिया बाहर बुला के अपने डगआउट के अंदर। सिंध से इब्रार भी सिंध से हैं, ये भी सिंध से है, दोनों एक ही टीम से खेलते हैं। लेकिन एक बंदा 50+ आउट करके टॉप विकेट टेकर होके कादम ट्रॉफी का बाहर बैठा है, एक बंदे के उससे आधे से भी कम आउट है 24, वो खेल रहा है।
और उसका रीज़न ये दिया कि वो लाइन में लगा हुआ था, वो सुबह आ गया था चीज़ लेना तो पहले इसको देनी है। इस तरह की तो रीजनिंग है आपकी। साउद शकील से भी बॉल करवाया गया, वो भी सिंध की तरफ से बॉल कर लेते हैं कभी कभार। देखे जब मार पड़ी हो तो फिर तो अजहर अली अलाउड नहीं है, वरना बाहर से भी बुला के बंदा बॉल करा ले। ठीक है, अब बात करी जाए इमामुल हक ने अच्छा परफॉर्म किया, पहली इनिंग्स में 121 और दूसरी में 48 कमबैक किया, बीच में गैप आया थोड़ा सा। नहीं इमाम तो देखें पिछले लास्ट सीरीज से भी अगर आप देखें तो 3 मैचेस में 300 वो पिंडी में कर चुके हैं, और ओवरऑल वनडे में भी उसने बहुत शानदार बैटिंग की थी, तो उसकी बैटिंग फॉर्म तो बहुत अच्छी जा रही है। पाकिस्तान के लिए वो रन्स कर रहे हैं। बाबर ने एक दफ़ा फिर सेंचुरी की, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने 100 किए, पिछली सीरीज़ में भी उन्होंने 100 किए थे। लेकिन बात यह है कि आप इस तरह की पिचेस बना के अपने बैट्समैनों को चैलेंज क्या प्रेजेंट करें। अच्छा, शान मसूद अगर आते हैं तो किस जगह पे आते हैं? टेस्ट में तो शायद वनडे के लिए खेलते हैं, लाइक वन डाउन के लिए खेलते हैं। नहीं, आई थिंक कि अगर वो आएंगे तो ऑब्वियसली फिर अजहर अली की जो प्लेस है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क जाएगा, बिकॉज वहीं खेल सकते हैं ना, नीचे तो साउद शकील ने रन कर दिए, या फिर ये हो सकता है कि सलमान अली आगा की जगह वो खेल जाएं। लेकिन आप कितने को रन कर दिए साउथ ने आज किया है? आई थिंक 50 प्लस था जब मैंने उन्हें देखा था। 76 आज किया है जी। तो फिनिश करने कोई नहीं गया, लाइक जो चीज़ चाहिए होती है टेस्ट क्रिकेट में। देखें वो आपको जिस इंटेंट का ये बहुत जिक्र करते हैं कि लगे खेलने से कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट हो रही है, तो आपको नज़र नहीं आती, इतनी नज़र नहीं आती। आपको बातें, फैंसी टॉक और बहुत कुछ नज़र आता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होता नज़र नहीं आता कि जिसकी डायरेक्शन उस तरफ हो के जहाँ से टीमें कंस्ट्रक्ट होती हैं, जीतने की तरफ जाते हैं, बैकअप तैयार होता है। आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सिर्फ बातें हैं। साउथ की आप बात कर रहे हैं ना, वही एक जो सोच होती है और जिस तरह से प्लेयर को एक पता होता है मैंने किस तरह से खेलना। 3 फील्डर उसने ऑफ साइड पे लिए हुए, अगेन वहाँ पे शॉट मार के वहीं पे कैच पे आउट हो गए, तो ये थोड़ी सी देखिए रॉबिन्सन, ओली रॉबिन्सन से आउट हुए हैं शॉर्ट कवर्स में। उससे पहले वो काफ़ी देर से एंडरसन को खेल रहे थे। रॉबिन्सन काफ़ी लंबे फास्ट बॉलर हैं, और लंबे फास्ट बॉलर तो थोड़ा सा उन्हें एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। वेयर एज साउथ जो है उसने बड़ा कैजुअली इस बॉल को ड्राइव किया कि जैसे पिछला बॉलर आ रहा था शायद बॉल वैसा ही आएगा, लेकिन उसी लेंथ से जब कोई ज़्यादा लंबा बॉलर बॉल करता है तो थोड़ा सा बाउंस वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करता है। तो जब भी बॉलिंग चेंज होता है, ये टेस्ट क्रिकेट जो है ना, इसका नाम टेस्ट क्रिकेट इसीलिए है कि इसमें जब कोई बॉलर तब्दील होता है, सेशन चेंज होता है, तो लेंथ्स बदलती हैं, आपको दोबारा से अडेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये था कि थोड़ा सा क्योंकि पोजीशन भी ऐसी थी, बॉल के ऊपर जाके खेलते या बॉल को करीब आने देते, या एक चीज़ मैं आपको याद करवाता चलूँ कि शॉर्ट पिच बॉल हमारी कमजोरी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। वो इस मैच में तो बाउंसर वो पता चल के कोई ज़रूरत भी नहीं थी, और ना ही वहाँ पर कोई आउट हुए, कोई पुल शॉट खेलते हुए। अच्छा, हारिस रऊफ इंजरी जी, खाली खेलते हुए नहीं, रोकते हुए भी नहीं कोई आउट। ठीक है, चलें, वो चीफ सेलेक्टर साहब वो बिल्कुल गौर कर रहे हैं इन चीज़ों पे, नेक्स्ट टाइम वो उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। मुझे बताइएगा, हारिस रऊफ इंजरी का शिकार हो गए, उनकी जो सेकंड टेस्ट में मशकूक हो गई है शिरकत, कौन रिप्लेस कर सकता है? देखिए अब आपके पास धानी है, ऑल द मोर रीज़न के उसको ही होना चाहिए था, बिकॉज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर कोई 1-2 प्लेयर पूरा सीज़न खेले हुए हैं ना, तो एक नसीम शाह खेला हुआ है 3 साल पहले, और 1-2 साल पहले धानी खेला था सिंध के लिए। बाकी तो कोई लड़का ऐसा नहीं है जिसके टोटल मैच इतने हो जितने सीजन में होते हैं। ये जो डोमेस्टिक का चल रहा है इसमें नहीं खेला? नहीं, अभी तो धानी एक मैच खेला ना, 2 साल से तो वो वाइट बॉल क्रिकेट में है। 2 साल पहले जब वो टीम में आया था तो सिंध से पूरा सीजन खेल के आया था, फर्स्ट क्लास में विकेट्स लेके आया था। तो जब आप इतना दूर रहते हैं लंबी क्रिकेट से, और 4-4 ओवर की क्रिकेट के बाद आप अचानक आते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो बॉडी के ऊपर वो टोल ही नहीं रहता, वो यूज टू ही नहीं होते आपके मसल, आपकी मसल मेमोरी चली जाती है लंबी बॉलिंग करने की, उन लेंथ्स को हिट करने की, सेकंड सेशन में आने की, थर्ड सेशन में जब आप 18 ओवर्स कर चुके होते हैं और सेकंड न्यू बॉल पे आपको दोबारा आके जोर लगाना पड़ता है, तो अनलेस यू हैव डन इट रेगुलरली इन द सीजन, आपसे होता नहीं है वो। और भरी ये है पाकिस्तान के लिए कि 6 हफ्ते में 5 टेस्ट मैच है, जो कि पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ। और ये आपकी लॉट है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक तो खेलती नहीं है, और ना आप उन्हें खिलाना चाहते हैं। बाय द वे, आपने तो एनओसियाँ उनके लिए ऐसे रखी हुई हैं कि जैसे वो पकड़ा के गए थे कि वापस कर देना जब चाहिए होगी। अच्छा, हमने स्क्वाड में रखा हुआ है उसको, जो हमारे ऑलराउंडर हैं फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ का कहीं चांस बनता नजर आ रहा है? खेल जाएगा आगे, वो इंजरीज़ की लिस्ट भी ऐसी है, बॉलिंग में एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, और अगर आपने ऐसी ही पिच बनानी है या ड्राई बनानी है तो बेहतर है कि आप उसी को खिलाएं, क्योंकि वो साथ बैटिंग में भी वैल्यू ऐड करता है, रिवर्स स्विंग पे भी वो अच्छा एक्सपोनेंट है। मोहम्मद अली से तो वो बेहतर बॉलिंग कर सकता है, और की भी है उसने टेस्ट मैचेस में।
अच्छा, वो मेरे जहन में हसन अली भी आ रहे हैं। हसन अली ने डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया इस सीजन में। देखिए, आई डू नॉट नो हिज स्टैट्स, बट वो साउथ पंजाब को लीड कर रहे थे। और हसन अली टेस्ट मैचेस में रेगुलरली अच्छी बॉलिंग करता रहा है। साउथ अफ्रीका से भी जो पाकिस्तान सीरीज जीता था, ही बोल्ड वेल। फिर अब वो टीम से बाहर है, इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, तो अनलेस वो इंडक्ट हो टीम के अंदर तो कुछ तब तक तो कह नहीं सकते। है नहीं, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। तो क्या फ़र्क हो गया जी पिंडी की विकेट और मुल्तान की विकेट में, अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो? सबसे पहले तो क्यूरेटर में फ़र्क होना चाहिए। ये जो आपने हर चीज़ को सेंट्रलाइज किया हुआ है ना, कि एक बंदा लेके घूमते हैं, तू ही है बना, तू ही है बना, तू ही है बना, एक ही पावर सेक्टर है, एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन आ रही है। एक ही नहीं होता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये 6 टीमों के सिस्टम का, कि आपका सारा का सारा जो पावर पॉइंट है या जो पावर जहाँ से आपके सारी इंस्ट्रक्शन जा रही है, वो आ गया पीसीबी के अंदर। पहले डिफरेंट साइड्स थी, डिफरेंट तरीके से क्रिकेट की अप्रोच करती थी, डिफरेंट माइंडसेट के क्रिकेटर्स ऊपर आते थे, डिफरेंट टाइप्स की लीडरशिप डेवलप होती थी। अब हर बंदा ज़िले लाही के हुक्म का इंतज़ार कर रहा होता है। कई दफ़ा तो उन्होंने मैचेस में सुना डिक्लेरेशन भी कराई है भेज के लोगों को। तो अगर आपने इतना कंट्रोल करना है क्रिकेट को, तो आप तो रेसिपी फॉर डिज़ास्टर कुक कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को अपनी सोच के मुताबिक तो चलने ही नहीं देंगे। किसी को डिफरेंट तरीके से क्रिकेट आप खेलने ही नहीं देंगे। आपने हर एक को एक ही कोर्स दिया हुआ है कि भाई याद करके आ जाओ जो मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह तो नहीं प्रोग्रेसिव चीज़ें होती हैं। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में सेंट्रलाइज चीज़ों का बड़ा हाथ होता है। अब्दुल्ला शफीक का हमारा रह गया। बट साहब क्या समझते हैं, अब्दुल्ला शफीक फिट बैठ रहे हैं इस पोजीशन पर? और वो ठीक जा रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, जितने मैचेस खेले रन्स कर रहे हैं। देखिए, बैटिंग ने आपको रन्स करके दिए हैं, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दिए हैं, लेकिन आप बॉलर्स को कुछ दे ही ना, तो वो बेचारे क्या कर लेंगे जो फर्स्ट क्लास इतनी खेलते ही नहीं है, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स हैं। ठीक हो गया। लें जी, ये एक तारीखी लम्हा था जहां पर 17 साल के बाद पाकिस्तान आई इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड ने घर में आकर जनाब पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त दे दी है। पहले टेस्ट मैच में देखना ये है कि मुल्तान की पिच किस तरह से तैयार होती है, और जो मोहम्मद यूसुफ साहब वहां पर गए हैं वो किस हवाले से वो उसको करते हैं। जी जी, कोड क्रैक करना है ना। 2005 में इंग्लैंड आई थी, मैं भी वो सीरीज खेल रहा था, 2-0 से हमने वो जीती थी। अभी आप साउथ अफ्रीका से सीरीज जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपसे जीत के गई है, लेकिन पैथेटिक पिच मेकिंग है जब से जो है ना ये करंट दौर चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली। तो यू कांट से कि पाकिस्तान में रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस नहीं है। आपके सारे जो प्लेयर तैयार होते हैं आपकी लोकल पिचेस पे होते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पे खेल के नहीं आता, और ना ही जो इस टाइम दुनिया की बेहतरीन टीम है वो ड्रॉप इन पे खेलती है। सही, आपने बात करी लीव, तो उस पर बात कर लें। 1768 रन बने हैं इस टेस्ट मैच में ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान में। ये रिकॉर्ड इससे पहले 1710 रन का था। तो ये विकेट की बदौलत ही रिकॉर्ड्स बनते टूटते। देखिए, जो बैट्समैन जो हैं वो उनके लिए कोई चैलेंज प्रेजेंट नहीं हुआ। थ्रू द लाइन शॉट मारने वाला पिच था और इंग्लैंड ने उसको पूरा यूटिलाइज किया। और उनका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, हमने तो उसके लिए रेसिपी बना दी ना। वो तो खेलते ही खुले हैं सारे। अगर पिच में थोड़ी मूवमेंट होती तो इंग्लैंड फंसती, या कोई एक्सट्रावेगेंट स्पिन होता तो वो फंसते। जो थ्रू द लाइन पिचेस आप जितने मर्जी बनाएंगे उस पर इंग्लैंड आपसे सुपीरियर टीम है, क्योंकि वो बैटिंग डीप करते हैं, सारे के सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, और उनका जो मिजाज है, दे डोंट केयर, नहीं लगती ना लगे, एक आध मैच में फेल भी हो जाए, दे डोंट माइंड, बट दे आर ऑलवेज गोइंग एग्रेसिव। तो आपने पिच में कोई ना कोई बॉलिंग के लिए चैलेंज रखना है कि बॉलिंग कोई मदद मिले, चाहे वो फास्ट बॉलर्स को मिले चाहे स्पिनर्स को मिले। अगर नहीं मिलेगी तो इस इंग्लैंड की बैटिंग से आपकी इस बॉलिंग का बचना बड़ा मुश्किल है। इनका तो बेचारों का तजर्बा ही नहीं है। अच्छा, फैसलाबाद में 2006 में टेस्ट मैच वो आप खेले थे इंडिया के खिलाफ जी, वो भी विकेट और उस पिच पर भी बड़े सवालिया निशान उठे थे। देखिए, तब भी हम इंडिया से जब सीरीज जीते थे कराची में, तो मोहम्मद आसिफ ने और शोएब अख्तर ने आउट किया था। तो ग्रीन पिच बना था ना, वो भी मैच पाकिस्तान ने कोई 450 रन से जीता था, जिसमें पहले ओवर में इरफान पठान ने हैट्रिक की थी। अच्छा। और मैं वो मैच भी खेल रहा था और उस हैट्रिक में मेरी भी विकेट गिरी थी। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि उस पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने आउट किए थे, क्योंकि पिच में मूवमेंट थी। और इंडिया की बैटिंग जो है, जिसमें सचिन, लक्ष्मण, द्रविड़, गंगुली, तमाम बड़े नाम खेल रहे थे, धोनी खेल रहे थे, और कुंबले, और एवरी बिग नेम वाज देयर। तो वहाँ पे भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने मैच जिताया था, लेकिन पिच में बाउंस था, पेस थी, सीम हो रहा था बॉल, क्योंकि घास थी। अब आपके चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि घास से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर उन पे तरस आ रहा था। उन्होंने जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां से उन्होंने बॉल को वो थोड़ा सा लीच की उन्होंने सर पे उन्होंने थोड़ा सा रब किया, जो रूट में, सारा पसीना उसका इस्तेमाल कमर से। तो
कोई तरीका उन्होंने छोड़ा नहीं कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी मूवमेंट हो जाए। क्या लगता है आखिरी आज दिन में बॉल कहीं ना कहीं मूव होता नजर आया या एंड पर आकर विकेट? ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया हमजा। जो रिवर्स स्विंग है ना, ये पाकिस्तान का जो है ना एक इजाद पाकिस्तान की है, बिल्कुल है, और इसको सबसे शानदार तरीके से पाकिस्तान करता रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस मैच में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और एंडरसन जो कि 130-32 की पेस पे बॉलिंग करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर से बहुत बेहतर रिवर्स स्विंग किया है। और पाकिस्तान के जो कि बॉलर तेज थे उनसे, सारे के सारे इनसे भी तेज थे जो खेल रहे थे, उनमें से किसी का रिवर्स इस तरह से होता नजर नहीं आया जैसे बेन स्टोक्स का, एंडरसन और रॉबिन्सन का हो रहा था। तो ये भी एक कह लीजिए कि एक पॉइंट टू वरी है कि यार एक हमारे पास रिवर्स थी, वो हमसे बेहतर कर रहे हैं। चलें जी, हाँ। ये तो गुजर गया लम्हा। अब देखना ये है कि मुल्तान में किस तरह से कंडीशंस होती हैं, कौन प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है और उस मैच का क्या रिजल्ट होता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारा शो चल रहा है यहाँ पर व्हाट्सएप से हम इजाज़त चाहेंगे और अब बात करेंगे थोड़ी सी फीफा वर्ल्ड कप भी जारी है, राउंड ऑफ 16 उसका मरहले का आगाज़ हो चुका है। उसके लिए मैं ज्वाइन करेंगे अहमद सईद साहब एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। क्रिकेट पर तो बात कर ली जहां पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है 74 रन से। और अब फुटबॉल की अगर बात की जाए, सईद साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया है। वर्ल्ड कप जारी है, नॉकआउट मरहले हैं जनाब, राउंड ऑफ 16 जो खेला जा रहा है। रोज़ 2 मैचेस हो रहे हैं और एक टीम घर जा रही है और एक टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर ली है। और इसी तरह जो मैच हुआ कल का फ्रांस और पोलैंड, इंग्लैंड और सेनेगल में, फ्रांस क्वालिफाई कर गया। और फुटबॉल में भी अहमद साहब इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया राउंड ऑफ 16 के लिए। क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड का दिन चल रहे हैं? देखिए, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की अभी हम यहाँ बात हो रही थी, तो जिस ज़माने में इंग्लैंड की क्रिकेट का रिवाइवल स्टार्ट हुआ, उस ज़माने में ही इंग्लैंड के फुटबॉल का भी रिवाइवल जो है वो स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और अगर मैं आपको ज़रा पीछे लेकर जाऊँ तो आपको ये मालूम है कि 2010 और 2014 के जो फुटबॉल वर्ल्ड कप थे, उसमें इंग्लैंड की टीम के साथ मतलब उनके पड़खच्चे उड़ा के रख दिए उनके मुखालफिन ने। और उसके बाद इंग्लैंड की जो फुटबॉल एसोसिएशन है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, उन वजूहात को तलाश किया जिसकी बुनियाद पर इंग्लैंड की टीम हर वर्ल्ड कप में, अगर आप केस स्टडी के तौर पर इंग्लैंड की 2006 की फुटबॉल टीम को देखें तो आप नाम लेते जाएं और हैरान होते जाएं। उस टीम में फ्रैंक लैम्पार्ड, स्टीवन जेरार्ड, पॉल स्कोल्स, डेविड बैकहम, वेन रूनी, माइकल ओवन, रियो फर्डिनैंड, जॉन टेरी, एशली कोल, आप नाम लेते जाएं, आप हैरान रह जाएंगे। और आप ये देखते हैं कि ये टीम कुछ भी नहीं जीत पाई। ये टीम वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में 2006 में पोर्तुगल की टीम से हार के आ जाती है, जो वर्ल्ड कप में शायद दूसरी बार क्वालिफाई कर रही थी। 2010 के वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम से आप 4-1 से हार के वापस आ गए। 2014 के वर्ल्ड कप में आप कोस्टारिका से हार के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। अच्छा। तो उसके बाद यानी जब 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई और उसके बाद एक रिवाइवल का फेज आया इंग्लैंड की क्रिकेट में, उसको आयन मॉर्गन से रिलेट किया जाता है कि आयन मॉर्गन ने एक माइंडसेट चेंज किया। अब ब्रैंडन मैकलम जो है वो आ गए हैं बेसबॉल के नाम से। तो उसी ज़माने में इंग्लैंड के फुटबॉल एसोसिएशन ने भी एक केस स्टडी तैयार की और उन्होंने ये कहा कि एक फ़ुटबॉल टीम के अंदर जो एक टुगेदरनेस होती है, वो टुगेदरनेस जो है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है इंग्लैंड की इस टीम के अंदर। और उसके लिए फिर उन्होंने वर्किंग की और उन्होंने गैरेथ साउथगेट को अपॉइंट किया। और तब से लेके अब तक हम देखते हैं कि 2018 में इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, यूरो कप के फाइनल में क्वालिफाई किया, और अब जो 2022 का वर्ल्ड कप कतर में खेला जा रहा है, उस वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड की टीम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रही है। कल का मैच हम बात करें इंग्लैंड और सेनेगल की टीम, इंग्लैंड ने डोमिनेट किया उस मैच को, 3-0 से उन्होंने शिकस्त दी सेनेगल को, जो अफ्रीकन चैंपियन है। और सिवाय वो जो 22वें 23वें मिनट में एक चांस सेनेगल की टीम गोल करने का मिला था, उसके अलावा इंग्लैंड की टीम ने कहीं पर कोई फ्लॉ नहीं छोड़ा, कहीं पर कोई लूप होल नहीं छोड़ा। तो इसकी वजह हमें ये भी समझ में आती है कि जिस माइंडसेट की अभी बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से और जिस फेयरलेसनेस की बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, इंग्लैंड की टीम मेकिंग, जो फुटबॉल की इंग्लैंड की टीम है उसकी भी आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको नजर आएगा कि इंग्लैंड की फुटबॉल की वो टीम जो ग्लैमर की बुनियाद पर बनती होती थी, इंग्लैंड की वो टीम जो प्राइस टैग की बुनियाद पर बनती होती थी, जो मीडिया के प्रेशर की बुनियाद पर बनती होती थी, उस टीम के अंदर अब आपको नजर आएगा कि यंग टैलेंट भी आ रहा है। उस टीम के अंदर आपको नजर आएगा कि एक आइडेंटिटी भी नजर आ रही है, इंग्लिश फुटबॉल डीएनए उसके अंदर आपको नजर आ रहा है, उसके में आपको टुगेदरनेस भी नजर आ रही है, उसके अंदर आपको एक जज्बा भी नजर आ रहा है। और स्टीवन जेरार्ड जो इंग्लैंड की टीम के साबिक कप्तान हैं, लिवरपूल के वो लेजेंड प्लेयर रहे हैं, उनसे जब एक बार बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम जब बहुत ज़्यादा प्लेयर, बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े नाम जब एक टीम में जमा हो जाएं तो ईगो के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ये प्रिटेंड किया करते थे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हालांकि ऐसा मामला नहीं था। तो इंग्लैंड की इस फुटबॉल टीम की खसूसियत ये है कि ये जब मैदान में उतरते हैं तो ये 11-1 बनकर खेल रहे होते हैं।
इनमें बज़ाहिर बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर हैं, कोई बड़े उस किस्म के ब्लॉकबस्टर प्लेयर तो हमें नज़र नहीं आते। डिसीजन मेकिंग की, टीम सिलेक्शन की जहाँ तक बात की जाए तो अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो लिवरपूल के राइट बैक हैं, उनके बारे में बहुत मीडिया हाइप बनाई गई, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कहा गया, उनके स्टैटिस्टिक्स शेयर किए गए, लेकिन उस सब के बावजूद जो उनके कोच हैं गैरेथ साउथगेट, उन्होंने काइल वॉकर को ही राइट बैक की पोजीशन पर मुस्तकिल खिलाया हुआ है। और हैरी मैगवायर की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, जो मोस्ट ट्रॉल्ड प्लेयर हैं इस वक्त फुटबॉल की दुनिया में, अपनी क्लब परफॉर्मेंसेस की वजह से जो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए दे रहे हैं, लेकिन हैरी मैगवायर के ऊपर भी उनके कोच ने ट्रस्ट किया क्योंकि वो इंग्लैंड की टीम से मुस्तकिल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हैरी मैगवायर और जॉन स्टोन की जो, तो अब अगला मार्का जो इंग्लैंड का किसके साथ है? प्री क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड की टीम ने कल प्री क्वार्टर फाइनल मैच में सेनेगल को शिकस्त दी है और अब वो उस मैच में जा रहे हैं जिस मैच में मेरा ख्याल है कि वो जो हम बात कर रहे थे कि 5 अरब लोग, वो 5 अरब लोग यकसू होकर वो मैच देखेंगे और वो मैच खेला जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस की टीम। लंबी फहरिस्त आपने इंग्लैंड की जनाब तारीफों के पुल बांध दिए, आपने जानबूझ के ये बात की। अभी हम थोड़े से दुखी थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड की आतवारी, और उसके बावजूद आपने जो उसकी एक लंबी तारीफें की हैं, क्या फ्रांस जैसी टीम को रोक सकेंगी? इस पे बात करते हैं। मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ कि जो कोई भी खेल हो, कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी आप कहीं पर भी मुकाबला करने जा रहे हो, तो बुज़दिल लोग कभी जीता नहीं करते। तो इस ये जो एक माइंडसेट की अभी हम बात हो रही थी, मैं हार जीत गेम का हिस्सा है, लड़के हारना चाहिए। हाँ, तो फुटबॉल को भी अपनी इंग्लैंड की टीम ने इस तरह ही रिवाइव किया है कि उन्हें एक जो एक सर्टेन माइंडसेट था, उस माइंडसेट को बदला है। और अब वो इस वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि जहां ब्राज़ील की टीम स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ 1-0 से जीत रही है और अर्जेंटीना की टीम भी सऊदी अरेबिया जैसी टीम से हार गई, उस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम ने अपने ओपोनेंट्स को 6-6 गोल मारे हैं, 3-3 गोल मारे हैं और कन्विंसिंग विन्स उन्होंने हासिल किए हैं अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर ये जो इंग्लैंड और फ्रांस का आपने सवाल पूछा है, मैं इस मैच में बिल्कुल भी इंग्लैंड की टीम को रूल आउट नहीं कर रहा। अच्छा। और रात की परफॉर्मेंस के बाद तो मतलब ये लग रहा है, जो कल रात को 12 बजे मैच खेला गया, उसमें के बाद तो ये लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो एक स्टेटमेंट के तौर पर यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर रही है और ये इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए कंटेंडर बन चुके हैं। जहाँ तक फ्रांस की टीम की बात करें, फ्रांस की टीम की डेप्थ इतनी ज़्यादा थी, हमने इंजरीज़ की बात की, उनकी इंजरीज़ की भी एक तवील फहरिस्त थी। बेंजेमा आउट हो गए, पॉल पॉग्बा आउट हो गए, हर्नांडेज आउट हो गए, तो इसकी एंगोलो कांटे आउट हो गए। तो ये 4-5 जो उनके फर्स्ट टीम के प्लेयर हैं वो भी आउट हो गए। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अब ज़रूरत पड़ी तो ओलिवियर जीरूड ने आकर गोल स्कोर करना शुरू कर दिए। और ओलिवियर जीरूड कल रात जब उन्होंने पोलैंड के खिलाफ पहला गोल स्कोर किया तो वो थियरी ऑनरी का इंग्लैंड का ऑल टाइम टॉप स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे और अब वो 52 गोल कर चुके हैं फ्रांस की टीम के लिए। इसी तरह एक और रिकॉर्ड की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने कल अपने इंटरनेशनल करियर का 52nd गोल स्कोर किया है 79th मैच के अंदर। और अब उनको वेन रूनी का इंग्लैंड का ऑल टाइम टॉप स्कोरर का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए सिर्फ एक गोल की जरूरत है। टॉप स्कोरर की आपने बात की, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा फ्रांस की तरफ से क्या उनका नाम है? किलियन एम्बापे इस वक्त 5 गोल्स के साथ। बिल्कुल, हाँ। और वो टॉप स्कोरर, उसके लिए कोई हिकमत अमली क्या होगी इंग्लैंड की टीम की, जिस तरह से वो अटैकिंग खेल रहे हैं और अभी तक टॉप स्कोरर भी हैं, तो उनके लिए कोई जी हाँ, ऑन पेपर अगर हम देखें तो इस वक्त दुनिया में शायद मेरा ख्याल है कि उस जिस पेस के मुताबिक वो खेलते हैं, अपनी पेस की वजह से बहुत मशहूर हैं किलियन एम्बापे। तो किलियन एम्बापे की पेस को मैच करने वाला सेंटर बैक भी लकीली उनकी अपनी टीम में है। अच्छा। और वो राफेल वरान है जो उनके साथ क्लोज आते हैं। तो इस वक्त बज़ाहिर ये नज़र तो नहीं आ रहा कि कोई प्लेयर जो है वो किलियन एम्बापे को रोक पाएगा, लेकिन फुटबॉल है, गेम के अंदर देखिए जब आपकी लक काउंट करना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपका दिन हो तो उस दिन कुछ भी हो जाता है। और इंग्लैंड और फ्रांस का जो ये मैच होने जा रहा है इस वक्त, इस वर्ल्ड कप की खसूसियत यह है कि इस वर्ल्ड कप की सबसे अहम बात यह है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम किस टीम को। आज जापान और क्रोएशिया का मैच भी होना है 8 बजे, तो उसमें भी हम अब मतलब जिस किस्म के रिजल्ट्स इस वर्ल्ड कप ने प्रोड्यूस किए हैं, मतलब किसने ये सोचा था कि जापान की टीम जो है वो स्पेन को भी हरा देगी, जापान की टीम जर्मनी को भी हरा देगी, और जर्मनी, बेल्जियम और यूरोग्वे जैसी टीमें जो है वो अपना धड़न तख्ता करवाने के बाद घर बैठी हुई हैं जाके। सही। और डेनमार्क और पोलैंड जैसी टीमें भी जो है वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं, और कोरिया और जापान जो है वो बड़े-बड़े नाम बाहर हो गए हैं। अब जो कल मैच, आज मैच है जापान, क्रोएशिया, ब्राजील, साउथ कोरिया का, उस पर भी बात करेंगे। अहमद सईद साहब से यहाँ पर शामिल करेंगे एक शॉट पे।